हेलो एवरीवन। मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र आपके सामने, जैसे कि हाल ही में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आ चुकी है कि रेलवे के अंदर आरपीएफ की जो एसआई और कांस्टेबल के जो फोरम है वो 15 अप्रैल से चालू हो चुके हैं। तो सारे कैंडिडेटों के लिए थोड़ा सा मैं जो कैंडिडेट है एक, क्योंकि इस बार देखो आरपीएफ ने एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज दी है, क्योंकि रेलवे में जाकर एक रेलवे पुलिस जो आपका प्रोटेक्शन फोर्स जो एग्जाम होगी वो एक ही एग्जाम होगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो सबसे पहले वो सारे कैंडिडेट जो आरपीएफ का जिनका सपना था या जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना लेके बैठे हों और उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो उस तैयारी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एक जो फोरम 15 अप्रैल से चालू हो चुके हैं उसकी मैं कुछ डिटेल बताता हूँ कि कितनी वैकेंसी है या फिर किनकी एग्जाम जो होगी वो कब होगी या फिर एग्जाम होने के बाद है उनका किस हिसाब से मेरिट निकलेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 15 अप्रैल से इनके फॉर्म चालू हो चुके हैं और जैसे ही इनके जो फॉर्म होंगे ये जो कितने डेट तक है, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जहां यहां पर आपको एक केस दिख रहा होगा, एक नोटिफिकेशन जो आ चुका है, इसी नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो दो वैकेंसी आपके सामने आई। एक तो एसआई की, एक आई है आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखो यहां पर रेलवे ने जिस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया था इतनी डेट को इनका नोटिफिकेशन आएगा, इनको फॉर्म चालू इतनी डेट से होंगे, एग्जैक्ट उसी डेट पर। तो ये मान के चलिए कि इन्होंने जो डेट डिसाइड करी है, अप्रोक्स जो मंथ डिसाइड करा होगा एग्जाम का, उसी मंथ को इनकी एग्जाम होने वाली है। तो आज की सेशन में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम बात करेंगे, पहले मैं बात बताऊंगा कांस्टेबल के लिए कि आरपीएफ कांस्टेबल में कौन कौन एलिजिबल है या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई की। तो सबसे पहले आपके सामने एक नोटिफिकेशन है कि आरपीएफ है 02/2024। इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस नोटिफिकेशन को जारी करा है। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी अगर स्लाइड को हम देखें, क्योंकि जो पीडीएफ था उसमें से आपके जो अभी फिलहाल फॉर्म भरने के लिए जो काम की बातें वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखो कि इसकी स्टार्टिंग डेट यानी 15 अप्रैल 2024 से कांस्टेबल के फॉर्म चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, ये सारे के सारे ऑनलाइन फॉर्म है और ये 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो देखो, और इसकी जो क्लोजिंग यानी लास्ट डेट है, देखो लास्ट डेट में ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं लास्ट डेट को हम फॉर्म भरेंगे, तो लास्ट डेट से मतलब नहीं है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सर जल्दी फॉर्म भर दूं मैं, और लास्ट डेट का इंतजार ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है साइट उसकी जो है वो स्लो होती है, तो साइट स्लो होती है तो हम नहीं भर पाते। तो सबसे पहला केस क्या है, देखो कि साहब स्टार्टिंग डेट है जो फॉर्म की है 15 अप्रैल 2024, इसकी क्लोजिंग डेट है यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट बोली जाए वो लास्ट डेट कब है, 14 मई, यानी 15 अप्रैल से 14 मई, ये दो डेट ध्यान रखिएगा। 14 मई रात मतलब कि 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो हम लास्ट डेट की तरफ जाए नहीं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है सर्वर थोड़ा डाउन हो पाता है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 मई से लेकर के 24 मई तक अगर फॉर्म भरने के बाद किसी को पता चले कि सर ये मेरे पास में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी फॉर्म में, तो वो विंडो ओपन होगा करेक्शन का। तो करेक्शन करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो 15 मई से लेकर 24 मई तक तो पहले ही तुम इसको अप्लाई करो, क्योंकि आप जो भी अप्लाई करते हो तो सही देख दाख के भरो, क्योंकि देख के भरोगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दोबारा पेमेंट कटेगा आपका। तो ये हमेशा सबसे पहले इस फॉर्म को थोड़ा बारीकी से आराम से भरना, और जिससे आपकी कोई गलती ना हो। अगर गलती बाय द वे हो भी जाए तो 15 मई से लेकर 24 मई तक इसकी क्या होगी बताओ, जो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। फिलहाल मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर देखो आपके पास में दो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिनको बोला जाएगा। तो ये पे लेवल कौन सा होता है, तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, ध्यान रखिएगा लेवल 3 की पोस्ट है। यहाँ पर आपके पास में बेसिक सैलरी वगैरह दिया जाएगा यहाँ पर। और एक थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, तो B1 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम बात करेंगे आगे। अब एज की अगर बात करी जाए तो देखो 18 से लेकर 28 साल, सबसे बढ़िया चीज बताऊं जिन कैंडिडेट को, क्योंकि देखो हाल ही में थोड़ा सा जैसे ही लोको पायलट की वैकेंसी आई थी उस टाइम पर थोड़े धरने प्रदर्शन हुए थे, वहां पर गवर्नमेंट ने इस जो आपके पास में कोविड है, कोविड की वजह से क्या करा है, 3 साल को बढ़ाकर दिया है कि अगर पहले एज हमेशा हुआ करती 25, तो उनको 3 साल
जो ओवर एज हो रहे थे उनको 3 साल बढ़ा कर दिया। तो ये 28 तक तो कौन सी वैल्यू है, 28 तक तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2024 तक अगर 28 साल के हैं, ये तो उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, जनरल के लिए। लेकिन अगर आगे उसकी जो इसके अकॉर्डिंग और भी इनको रिलीफ मिला है, वो रिलीफ एज का उनकी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दिया जाएगा। अब वैकेंसी कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके पास में ये 4208 आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है। और एक बात बोलेगी साहब, ऑल आरआरबीज में, क्योंकि आप एक ही और आरआरबी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सभी आरआरबी को जोड़ करके 4208 वैकेंसी आपके पास में यहां पर इन्होंने निकाली है। ठीक है, अब देखो थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज के लिए। तो देखो एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या, 18 से 25, तो ये वाला दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। 18 से 25 तो ये पहले थी जो होती है, या फिर जो कांस्टेबल एसआई के लिए होनी चाहिए वो एज थी। लेकिन इन्होंने क्या करा है, 3 साल का कोविड की वजह से ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कि सर कोविड के अकॉर्डिंग ये एज हो जाएगी 18 से 28 साल। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है, अब हम बात करते हैं ये 28 साल जो 25 हुआ करती थी उसको रखेंगे कोविड की वजह से 18 से 28। फिर हम बात करते हैं, देखो इनका जो SC ST कैंडिडेट का क्राइटेरिया है, यहां पर ये 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, और आगे जो एज पर नॉर्म्स अगर देखा जाए तो यहां पर देखो एक्स सर्विसमैन को कितने साल की छूट और मिलेगी, तो ये 3 साल हो जाएगा, ये 6 साल दे रखा, फिर ये 8 साल का दे रखा है। ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करी जाए, हु आर विडोड डिवोर्स्ड एंड जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, तो ये सारे यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 साल का, फिर 5 साल का दे रखा है, कुछ 7 साल का दे रखा है। तो ये 28 से ऊपर वैल्यू है। जैसे मान के चलो, थोड़ा मैं समझाता हूं, यानी अगर SC ST का कोई कैंडिडेट है तो 28 साल तो हो यहां तक अप्लाई है, प्लस 5 साल उसमें और ऐड कर दो, तो 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 साल, यानी 33 ईयर का कोई कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर SC ST वाला अप्लाई कर सकता है। 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। तो ओबीसी का कोई कैंडिडेट है वो यहां पर देखोगे तो आपके पास में नॉन क्रिमिलेयर का वो 31 साल का भी इसमें क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये बात देखो भूली कहां है, कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट हु मे have exceed the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to the COVID-19 pandemic, it has been decided to grant a one time as relaxation। ये एक ही बार दिया जा रहा, अगली बार अगर कोई आपकी आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आएगी उसमें ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये केवल इस बार की रेलवे की हर वैकेंसी के अंदर फर्स्ट टाइम जो दिया गया कोविड की वजह से, आगे के लिए जो बोला गया इन्होंने अभी तो ये बोला है कि साहब आगे यहाँ पर क्या होगा, जो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब चलते हम थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया पता चला होगा। देखो एज ग्रुप 18 से 28 मैंने बता ही दिया। ठीक है, अपर एज लिमिट की जो डेट ऑफ बर्थ है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1996, ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993 और SC ST के लिए यहां पर 2 जुलाई 1991। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट की जो एज अपर एज लोअर लिमिट है वो 1 जुलाई 2006 से, अगर बाद का किसी का बर्थ डेट है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो 18 साल का नहीं हो पाएगा। इनकी जो इन्होंने डिटेल बोली है उसके बाद, तो 1 जुलाई 2006 से पहले अगर कोई कैंडिडेट का जन्म हुआ है 18 साल का तो अप्लाई कर सकता है, इसके बाद में जो इसका जन्म हुआ होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एज का रिलीफ जो दिया गया था वो केस है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो यहां पर हम बात करते हैं, देखो इसका कांस्टेबल के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए अगर बोला जाए तो अभी ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी, इसमें क्वालिफिकेशन चेक कर लो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। अगर कांस्टेबल के लिए आपको अप्लाई करना है तो ये देखो 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास या 10वीं पास के बराबर जो, या इक्वल कोई बोर्ड से अगर आपको कोई एग्जाम में पास करके वहां पर सर्टिफिकेट देता है, वो सारे कैंडिडेट यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पता चला कि साहब 10th पास है जिन्होंने कर रखा वो सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। कांस्टेबल के अंदर देखोगे तो यहां पर कि 1450 अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। ठीक है, 536 SC के लिए, 268 ST के लिए, ओबीसी के लिए 966 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 है। टोटल पोस्ट आपके पास में मेल कैंडिडेट की अगर बात करी जाए 3577 है। फीमेल की अगर बात करी जाए तो 256 अनरिजर्व्ड की है, यानी यूआर जनरल की है। ठीक है, SC के लिए 95 है, ST के लिए 47 है, 170 आपके पास में ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए तो 63 है, और टोटल वैकेंसी फीमेल की कितनी है बताओ, 631। और एक बात और बोली गई, देखो एक्स सर्विस के लिए अगर देखा जाए तो 10% ऑफ टोटल वैकेंसी का रिजर्व है। ठीक है,
तो ये हम थोड़ा सा आपको ये चीजें बताई गई कि आप वैकेंसी देख सकते हो कि जैसा आप यहाँ पर किस क्राइटेरिया में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर क्या पेमेंट रहेगा। तो जो सबसे पहले देखो कि आपके पास में आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 यानी 500 रुपए फॉर्म फिल के लगेंगे आपको ऑनलाइन, और उसमें से 400 रुपए आपको क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। कब होंगे, जब तुम एग्जाम दे के वहां से निकलोगे, यानी एग्जाम दिया आपने, एग्जाम देने के बाद में तुम्हें ये क्या होगा, 400 रुपए रेलवे जो अपने हिसाब से जब भी इनको लगेगा ये आपको पेमेंट वापस कर देंगे, क्योंकि उसने बोला ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें। तो देखो ऑल कैंडिडेट के लिए यानी जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए लगेंगे। बाकी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी के लिए बोला गया, एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया, एसटी के लिए बोला गया, फीमेल के लिए बोला गया, माइनॉरिटीज के लिए बोला गया। इनके लिए सबके लिए 250 रुपए फीस है और 250 ही इनको क्या मिलेगा बताओ, रिफंड मिल जाएगा। तो ये एक फीस का क्राइटेरिया था जो आपके सामने बताया गया, क्योंकि जो फॉर्म 15 अप्रैल से चालू है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आपने फॉर्म सबसे पहला काम करना आपको बड़ा आराम से, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा, तो उसी के रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो आराम से आप अपना फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि आप मतलब थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सर हम किस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन का अगर क्राइटेरिया देखो तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी ऑफलाइन तो चलेगा ही नहीं, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्टेज है। तो सबसे पहला तुम्हारा टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट। जैसे तुम टेस्ट पास करते हो यानी उस मेरिट लिस्ट में आते हो तो उसके बाद तुम्हारा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर इसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो, फिजिकल में यहां पर आपकी दौड़ होगी, यहां पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में यहां पर आपकी जो हाइट जो वेट वगैरह सारे जो आप मेजरमेंट लिए जाते हैं वो यहां पर मेजरमेंट हो गए। ठीक है, फिर बात होगा इसके बाद थर्ड प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें एक एग्जाम ऐसी, उस एग्जाम को एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तुम सीधे जाओगे यहाँ पर फिजिकल के लिए और उसके बाद तुम्हारे हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें तुम्हारे को एसएमएस ईमेल वगैरह और टाइम टू टाइम हम भी बता देंगे कि जब भी आपकी कोई एग्जाम होगी या फिर एग्जाम की डेट क्या होगी, वो सारी चीजें तुम्हें बता दी जाएगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर मेन बात अगर पेपर की है तो पेपर का पैटर्न किस हिसाब का आने वाला है, क्या क्या इस पैटर्न में आने वाला है वो थोड़ा सा समझ लो सारे। तो देखो पैटर्न ऑफ सिलेबस किसका बताओ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th लेवल, यानी 10th लेवल तक का ही आपका स्टैंडर्ड रहेगा। क्या क्या आने वाला है, टोटल ड्यूरेशन तुम्हारे पेपर का रहेगा 90 मिनट, मतलब क्या हो गया बताओ, यहां पर 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे 120, पेपर कितने 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 120। कैंडिडेट शेल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप सही से एक क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा 1 नंबर मिल जाएगा। नो मार्क शेल बी अवार्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो आपको कोई मार्क्स वहां पर नहीं मिलेगा, और ना ही उसका कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो तो नहीं कटेगा। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये इस चीज का ध्यान रखना। तो यानी कई बार क्या होता है टप्पे मार लेते हो, तो टप्पे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आपके सामने रखी गई है 1/3, और हमेशा रेलवे शुरू से देखा जाए तो 1/3 ही इसकी क्या रखी गई है यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3। अगर आपने मान के चलो 3 क्वेश्चन रॉन्ग करे तो इसका मतलब 3 क्वेश्चनों का 1/3 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 4 में से अगर आपने 3 गलत करे 1 सही हुआ तो वो एक जो सही नंबर आया था वो भी पूरा इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि साहब नेगेटिव मार्किंग पे आपको थोड़ा सा कमांड रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग मैं ना करूं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। यानी हुआ क्या कि अगर आप किसी एग्जाम की बहुत सारी शिफ्टें में बैठोगे तो सबको एक नॉर्मलाइजेशन के तरीके से सोल्व करके वहां पर तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेवल क्योंकि इतनी सारी शिफ्टें होती है तो वहां देखो लेवल भी आ जाता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा, और वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार शिफ्ट अगर टप भी आ जाए तो जितना आपको सही सही आता है उतना ही आपको वहां पर अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपके नंबर क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी यूआर यानी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और नॉन क्रिमिलेयर, यानी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम इतने % तो आपको चाहिए ही चाहिए।
अगर 35% से कम नंबर आते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। 35% अगर आपके आगे तो आप सिलेक्शन की क्राइटेरिया के लिए एक स्टेप तो आपने पार कर ली, मतलब 35% से ऊपर तुम्हारी मेरिट बनेगी, लेकिन मिनिमम इतने नंबर तो तुम्हें लाने जरूरी है। SC ST की अगर बात करी जाए तो 30% नंबर इनको लाने जरूरी है। द मार्क्स कोड इन CBT shall be counted for short listing of candidate फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी आपके पास में इसके बाद इनको कुछ मल्टीपल कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीजें तुम्हें समझ आएगी। अब मैं बात करता हूं कि सर चलो मैथ में आएगा या रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, साइंस आएगा, तो क्या पैटर्न में क्या क्या टॉपिक आपके आने वाले हैं, तो वो देखो तुम। सबसे पहले आपके सामने अर्थमेटिक आने वाली है 35 मार्क्स की, एक आने वाला जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आने वाली है 35 मार्क्स की। फिर बात करता हूं जनरल अवेयरनेस यानी जीके आने वाला 50 नंबर का। तो यहां पर 35 35 70 और 50 120 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है। तो ये बात बस तीन ही आपके पास में पोर्शन है। क्या क्या आने वाला वो देखो। अर्थमेटिक की बात करा, एडवांस का कोई अलग पार्ट देखा जाए तो अर्थमेटिक उसने बोला, इसका मतलब एडवांस में एक पार्ट बोला गया, अभी देखते हैं कौन सा बोला गया। तो क्वेश्चन ऑन ए नंबर सिस्टम आपके पास में, होल नंबर के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स के बारे में, फंडामेंटल अर्थमेटिकली ऑपरेशन की बात करा, परसेंटेज आने वाला है, रेशियो एंड प्रमोशन आने वाला है, एवरेज आपके पास में आने वाला, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस की अगर बात करी जाए वो भी तुम आपके आने वाला है। दूसरा डिस्काउंट तुम्हारे पास, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ मतलब डीआई की बात कर रहा है ये। मेंसुरेशन यहाँ पर 2D का ही पोर्शन है कि मेंसुरेशन में 2D 3D फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस यानी यहाँ पर समय दूरी चाल की अगर बात करी जाए वो आने वाला, टाइम डिस्टेंस, और एक वर्ड बोला है उसने, क्या बोला बताओ, ईटीसी। ईटीसी का मतलब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहला टॉपिक बोला अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का जितने टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। क्वेश्चन ऑन एनालॉग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, और आपके पास में अर्थमेटिकली रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज आने वाली है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट आने वाला, कंक्लूजन आने वाला, और सिलोग आपके पास में आने वाली है। अब ये ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक बोला है तो इसमें एक वर्ड नहीं दिया गया, टाइम एंड वर्क का नाम कहीं पर है, पाइप टैंक का कहीं पर नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा। बट एक बात बताओ, अर्थमेटिक बोला उसने, ईटीसी ना बोल के अगर एग्जैक्ट डॉट लगाया होता तो मैं उसको नहीं मानता, लेकिन यहां पर अगर ईटीसी बोला इसका मतलब आपके पास में आपका जो अर्थमेटिक का एक पार्ट है टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दे रखा ईटीसी का मतलब अर्थमेटिक तो आ ही सकती है पूरी। चलो, तो एक इसने पोर्शन यहां पर छोड़ा है। जनरल आपको रीजनिंग का बता दिया। अब बात करते हैं हम मेजर आपकी 15 मार्क्स का जो जीके वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या क्या आएगा देखो। क्वेश्चन विल बी एम्ड ऑफ टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम हर, यानी इन्वायरमेंट के बारे में जो जनरल साइंस होती है उसकी बात करेगा। इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी हमारी सोसाइटी को जानेंगे तो इसके लिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, करंट इवेंट, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछ लेगा। सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी हम एवरीडे हमारे पास में जो भी जीके के अकॉर्डिंग करंट अफेयर हो गया वो सारी यहां पर पूछ सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, यानी जो भी एक होता ना कि मतलब कि जो भी अवार्ड किसको दिया गया या फिर जो अवार्डेड चीजें होगी तो वो सारा पोर्शन यहाँ पर जीके का पूछा जा सकता है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री आ रही है। आर्ट एंड कल्चर, तो देखो आर्ट एंड कल्चर भी आ रहा है यहाँ पर, मतलब साउथ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप दिमाग में रखना कि इंडियन कल्चर यहाँ पर पूछा गया है। आपके पास में ज्योग्राफी की बात कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके बारे में बोल रहा है, जनरल पॉलिटी की बात कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा है और जनरल साइंस की बात कर रहा है। और यहाँ पर आपके पास में ये सारा पोर्शन जो जीके का नॉर्मली हर एग्जाम में एसएससी हो चाहे आपके पास में रेलवे की लोको पायलट वगैरह हो, तो एक नॉर्मली ये केस आपको यहाँ पर पूछा गया जो हर जगह पर पूछा जाता है। ये तुम्हारा एक पोर्शन था जिससे कि बताना जरूरी था कि सर यहाँ पर सीबीटी, इसके अंदर 3 एग्जाम जो होने वाले, इस एक एग्जाम में 3 पार्ट आएंगे, अर्थमेटिक, मैथ होगी, रीजनिंग होगी और आपके पास में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। फिर हम चलते हैं, देखो अगला, किस
जैसे तुम्हारा पेपर पास होता है तो क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए। तो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए आपके पास 1600 मीटर दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड यहां पर टाइम रहेगा। लॉन्ग जंप की अगर बात करी जाए 14 फीट 14 फीट की बात आपके पास लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप होगा वो 4 फीट का हाई जंप होगा। अगर मैं बात करता हूं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यहां पर 800 मीटर की दौड़ होगी, 3 मिनट 40 सेकंड इसको टाइम दिया जाएगा इनको, और 9 फीट यहां पर लॉन्ग जंप करनी होगी, और हाई जंप आपके पास में 3 फीट इन फीमेल के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये तो कौन सा था, फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। मेजरमेंट के लिए अंदर देखो यू आर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए अगर मेल कैंडिडेट की हाइट की अगर बात करी जाए तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। इनको देखो ध्यान रखना, अगर 165 सेंटीमीटर आप कम हो इनसे तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई कर भी लोगे तो आप यहां पर मेजरमेंट टेस्ट में बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। लेकिन किन की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान से सुनना, यूआर यानी अनरिजर्व्ड जनरल की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, ओबीसी की। इनके पास में 165 सेंटीमीटर जिन मेल कैंडिडेट की, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की, अगर इस क्राइटेरिया में आते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एससी एसटी के लिए अगर देखा जाए तो 160 सेंटीमीटर एससी एसटी के मेल कैंडिडेट, 152 सेंटीमीटर एससी एसटी के फीमेल कैंडिडेट का ध्यान रखिएगा, ये अप्लाई कर सकते हो जिनकी हाइट है। फिर और कुछ देखो, जैसे गोरखाज, मराठाज और डोगराज, ये अलग अलग जो पहाड़ी इलाकों के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बोला गया है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। 163 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर हमारे काम की चीज। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट के लिए देखो, ये मेजरमेंट टेस्ट होगा केवल और केवल मेल कैंडिडेट का होगा, यानी यहां पर जो चेस्ट है उसके लिए सेंटीमीटर की अगर बात करी जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड की अगर बात करता हूं तो 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड के बाद में क्या होता है बताओ, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 76.2 सेंटीमीटर यहां पर क्या बोला गया, एससी एसटी के लिए, और एक्सपेंडेड के बाद 81.2 एक्सपेंडेड के बाद का क्राइटेरिया। ये ध्यान रखिएगा आप हाइट का, कि हाइट अगर इस क्राइटेरिया में आते हो तो फिर आप अप्लाई करना, अदरवाइज इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखो, आप एक ही जोन से भर सकते हो फॉर्म, तो इतने आपके सामने देखो कौन कौन से जोन है, आपकी चॉइस जहां से लगे आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद से जितनी वेबसाइट है, ठीक है, चेन्नई हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलोर हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, मालदा हो गया, मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये जोन जो है देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट ऑन वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एनी चेंज इन दिस नोटिफिकेशन। यानी ये जोन है, अगर वहां कोई एक, देखो दो चीजें, अगर वहां फॉर्म भरते वक्त ये ओपन होता है कि साहब आपको एक ही जोन चूज करना है तो एक जोन चूज कर दीजिएगा, अगर वो नहीं ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक जोन चूज करने की बात आए तो वहां पर आप चेक कर लिएगा कौन से जोन से बनना, अगर नहीं आए तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको इसका मतलब हो जाएगा एक ही आपकी मेरिट निकलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्राइटेरिया। तो अभी मैंने आपको कांस्टेबल की सारी डिटेल बताई है, उसी से मिलता जुलता आपका एसआई का फॉर्म निकला है, उसकी भी डेट कब से शुरू है, 15 अप्रैल से ही शुरू है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कांस्टेबल के बाद मैं बात करता हूं थोड़ा सा एसआई का। देखो एसआई की ओपनिंग डेट की यानी बात करता हूं, देखो यहां पर एसआई की, तो यहां पर सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ओपनिंग डेट है वो सेम डेट है 15 अप्रैल 2024। लास्ट डेट कौन सी है बताओ एसआई की अगर बात करा जाए तो 14 मई 2024। वही विंडो करेक्शन की अगर बात करी जाए तो 15 मई से लेकर के 24 मई तक आप इसको फिल कर सकते हो। आगे बात समझे, वही केस है, सेम टू सेम के साथ ऑनलाइन मोड रहेगा। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, सब इंस्पेक्टर के लिए आप देखोगे तो पे लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। वहां पर लेवल 6-3 था, यहाँ लेवल 6 है। आपके पास में इनिशियल पे की अगर बात करी जाए पे रहेगा एसआई के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में सेम है, B1 है। एज लिमिट भी बताओ सेम टू सेम वही है, 20 से 28 साल। बस वैकेंसी में थोड़ा चेंज है, वहां वैकेंसी अलग थी, यहां पर वैकेंसी केवल और केवल 452 452 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपके पास में एसआई के लिए वैकेंसी है। ठीक है, बाकी का जो क्राइटेरिया पहले बताया था सेम टू सेम वही, इस चीज का ध्यान रखिए। एज का भी चेक कर सकते हो, एसआई के अंदर वही 20 से 25 पहले था, बट कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल ऐड कर दिया तो ये हो गया 20 से 28 साल। उसके बाद में एज पर नॉर्म्स अगर देखा जाए तो इसकी जो क्राइटेरिया है
कि आप अगर ओबीसी से हो तो आपको इतनी छूट मिलेगी, अगर आप जनरल से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या एससी एसटी से हो तो जो आपका नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है उतनी छूट आपकी अपर एज में मिल जाएगी। ये सारा क्राइटेरिया मैंने तो जो बोला था वो सेम टू सेम किसके अंदर बताओ, आपके एसआई में। ठीक है, वही केस है, ज्यादा चेंज इसमें कोई भी चेंज नहीं करा, 20 से 28 यहां पर सेम टू सेम वही क्राइटेरिया है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार चेक कर सकते हो। देखो एक चेंज अगर चेक करता हूं तो एक चेंज है यहाँ पर हल्का सा, क्या चेंज है बताओ, क्या बताओ, 2 जुलाई 1996 यहां पर अनरिजर्व एडब्ल्यूएस है, यहां पर 2 जुलाई 1993 ओबीसी के लिए अपर एज की अगर बात करी जाए, 2 जुलाई 1991 एससी एसटी के लिए। बट यहां पर चेक करो कि 1 जुलाई 2004 क्या रहनी चाहिए, लोअर लिमिट ये रहनी चाहिए, एज की इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके सामने, क्योंकि थोड़ा सा चेंज क्या था, देखो ये चेंज आपका ये था, वहां पर 18 से 28 था, है ना, और यहां पर कितना है बताओ, 20 से 28 है, यानी अगर आप 20 साल के हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर वही सेम टू सेम क्राइटेरिया, 20 से 28 साल, थोड़ा सा चेंज है एसआई के लिए अगर देखा जाए तो 2 साल यानी 20 साल से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर चेक कर लो 20 से 28 साल। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, देखो बाकी का सेम क्राइटेरिया रहेगा, इसलिए मैंने देखा क्योंकि ऑल कैंडिडेट वहां पर 2006 वाले थे, यहां पर 2004 वाले, तो 2004 के बाद किसी का अगर जन्म हुआ 1 जुलाई के बाद तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर ये क्या बताओ, ये 20 साल कम से कम एज लिमिट होनी चाहिए, अपर लिमिट 28 प्लस जितना उसका एज रिलैक्सेशन है वो उतना हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा, 20 वाला क्राइटेरिया सेम है एसडी जो आपको मैंने कांस्टेबल में बताया, वो ये 500 यहां पर, 250 यहां पर। फिर थोड़ा सा हम चेक सेम वही क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात करता हूं, सीबीटी होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोनों में सेम है। अब बात करते हैं यहां पर कितना चेंज आता है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए केवल एसआई के लिए 20 साल कम से कम आपकी एज लिमिट रखी गई है, बाकी का चेक करो वही परसेंटेज मार्क्स यहां पर है 35 और 30 मिनिमम जो क्राइटेरिया है। क्वेश्चन अगर टाइमिंग चेक करो तो वही सेम टू सेम 1.5 घंटा आपके पास में है, 90 मिनट। और अगर क्वेश्चनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो आपके पास में 120 क्वेश्चन यहां पर दिए गए। उसके बाद जैसे आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करी जाए उसको भी हम देखेंगे, बट उससे पहले सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं है आपके पास। अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है यहां पर, वो की वही डाटा यहां पर मैथ में दे रखे हैं। जनरल इंटेलिजेंस में भी वो का वही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, तो चेक कर सकते हो जो आपको कांस्टेबल में पढ़ना वही तुम्हें एसआई में। तो एक तैयारी में तुम्हारे 2 फॉर्म तैयार हो गए, 2 वैकेंसियों के लिए तुम अप्लीकेबल हो गए अगर आप 20 साल तुम्हारी एज है, क्योंकि 20 वाला तो एसआई भी भर सकता है, लेकिन जिसकी एज 18 या साल है या 18 से 19 के लगभग है, 20 से कम है, वो केवल और केवल कांस्टेबल का ही अप्लाई कर सकता है। अब थोड़ा सा देखो चेंज है, यानी आपके पास में अगर एसआई में सब इंस्पेक्टर की अगर बात करता हूं तो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है 1600 मीटर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग जंप की अगर बात करी जाए 12 फीट, हाई जंप की बात करी जाए 3 फीट 9 इंच, यहां थोड़ा सा चेंज मिला, वहां पर क्राइटेरिया अलग था। फीमेल की अगर बात करी जाए तो आपको यहां पर 800 मीटर की दौड़ करने के लिए भी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, तो यहाँ 4 मिनट टाइम होना चाहिए, 4 मिनट में आपको फीमेल जितने उनको दौड़ करनी पड़ेगी। 9 फीट इनका लॉन्ग जंप, और यहाँ पर हाई जंप अगर बात करी जाए तो 3 फीट की हाई जंप इनके पास में। एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसका होगा। फिर बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो चेक करिएगा वो एसआई का फॉर्म भर सकते हैं मेल कैंडिडेट है जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो, और फीमेल जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी की अगर बात करी जाए तो जिन मेल कैंडिडेट जो एससी एसटी के उनको 160 सेंटीमीटर जिनकी हाइट हो, फीमेल की अगर बात करी जाए तो 152 सेंटीमीटर उन फीमेल कैंडिडेट की क्या हो बताओ हाइट हो। बाकी का अगर देखा जाए तो चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का ये टेस्ट होगा। यहाँ पर अनएक्सपेंडेड जो होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, और एक्सपेंडेड होगा वो कौन सा होगा 85, किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी की अगर बात करूं चेस्ट में तो 76.2 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड के बाद में आपके पास में 81.2 सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पर, जो चेस्ट का क्राइटेरिया था ये यहाँ पर आपको इसना जो इसमें आते हैं। आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना क्योंकि वो तो बाद का केस है, बट मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट अपनी हाइट को देखेगा, अगर इस हाइट के क्राइटेरिया से ऊपर हो या फिर इतना क्राइटेरिया तुम्हारा आता है तो आप फॉर्म भरने लायक हो, आप फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज अगर इससे क्राइटेरिया कम आता है अगर हाइट में, तो इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, वो सेम टू सेम देख लो, जितने आरआरबीज हैं वो आपके सामने दे रखे, जो पहले थे वही आरआरबी, जहां पर आपको एसआई की पोस्ट होंगी 452 पोस्ट है।
तो आज आपको ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि 15 अप्रैल से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। फॉर्म सबको फिल करना है जो इस क्राइटेरिया में आता है। दो इंपॉर्टेंट केस हैं, मैं एक बार इनका रिजल्टेंट निकाल के बताता हूं। दो कैंडिडेट यहां पर 18 से क्या हो जाएगा कि साहब यहां अगर हम देखा जाए तो 18 से 20 साल का, 18 से 20 का दोनों का गैप है। मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास में अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो 18 साल है, और मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, एसआई के लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया यहां पर 20 साल। आरपीएफ अगर एसआई की बात करी जाए तो एक थोड़ा सा यहां पर इतना ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहां पर, आप थोड़ा सा एसआई का कैंडिडेट ध्यान रखिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो एरिया है यहां पर आपके पास में कॉलेज करीबी होनी चाहिए, यानी आप क्या होने चाहिए बताओ, ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट आपकी कॉलेज करीबी होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट यहां पर क्वालिफिकेशन जो ध्यान रखिएगा एक बार कि आपके पास में एसआई के लिए कॉलेज होनी चाहिए, आपने बीए बीएससी बीटेक ये सारा जो भी करा होगा वो करना चाहिए, या फिर अगर आप कांस्टेबल का अप्लाई करते हो तो केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये आपके पास में आज मैंने दो केस बताए जो एग्जाम और सारे के कैंडिडेट है, एक बार अपनी जी जान से जुड़ जाइए क्योंकि आपको आपके सपने पाने के लिए आपको थोड़ी बहुत ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दौर के अंदर अगर आप मेहनत सही वे में करते हो तो एक मेहनत से आप दो तरीके के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, दोनों में अगर आप क्राइटेरिया अगर आप कवर कर पाते हो तो। ठीक है, थैंक यू आज के सेशन के लिए।